नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज हम लोग बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। लोकसभा से ये बिल पारित हो चुका है। कल रात 11 घंटे से ज़्यादा बहस हुई थी और इस बिल के समर्थन में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े। तो लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में इसे 1 बजे पेश किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू इसको पेश करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मतलब कल क्या हुआ था और किस तरीके से विरोध हुआ था, अ, लोकसभा के अंदर किस तरीके से विपक्षी दलों ने तरह तरह के तंज कसे, सरकार को घेरा। सरकार ने कहा कि हमारा मकसद किसी भी धार्मिक समुदाय को, खासतौर से जो मुस्लिम समाज है, उसको परेशान करने का नहीं है, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं है, उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का है। तो इस तरह के तर्क दिए गए, लेकिन फिर भी आज सोनिया गांधी ने एक चीज कहा कि ये संविधान पर एकदम तीखा प्रहार है, एक हमला है, बड़ा हमला है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कुमार और मनु पवार। मनीष, पहला सवाल यही है कि कल लोकसभा में ये बिल 288 वोटों से पारित हो गया, विरोध में 232 सुर भी सुनाई पड़े। लेकिन कल बहुत ही मतलब वाकया जो लोकसभा के अंदर दिखाई दिया, वो थोड़ा सा अजीब सा लगा जो है। तो उसको किस तरीके से और किसने क्या कहा था, उसको संक्षेप में बताते हुए फिर हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर से ओवैसी का मैटर, खासतौर से अखिलेश यादव का मैटर, गौरव गोगोई ने भी उस पर सवाल रखा। कुछ वेस्ट बंगाल के कल्याण बनर्जी जो है, उनकी तरफ से आवाज उठी थी। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, संक्षेप में उसको बताइए, फिर आगे की बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए किरण रिजिजू उन्होंने जिस समय बिल को संसद में जो स्थायी जो सेलेक्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट जो सौंपी है उसके बाद जो टेबल किया बिल को, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर विपक्ष जो है इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की, अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच फैलाने की कोशिश कर रहा। तो और साथ ही साथ उन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जो कि गौरव गोगोई ने उस बात को लपक लिया कि 2013 में इसी वक़्त संशोधन कानून का जब यूपीए सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने संशोधन किया था जिसमें करीब 123 प्रॉपर्टी जो है, जो सरकारी प्रॉपर्टी जो थी, वो दिल्ली दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली में सौंप दिया गया। जब उन्होंने ये बात कही तो गौरव गोगोई इस पे बहुत ही, जब उनकी बारी आई बोलने की, वो काफ़ी उनका सख्त रवैया था। उन्होंने यहाँ तक कि किरेन रिजिजू को कहा कि आप जो सदन में एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इसको आप सत्यापित करिए। और उन्होंने चुनौती दी उनको करने के लिए, तो काफ़ी तीखा नोक-झोंक देखने को मिला। साथ ही साथ आपको बता दें अमित शाह उन्होंने उन्होंने भी यही बात सदन में कही कि किस तरीके से मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ जो बोर्ड होगा उसमें जो ये कहा जा रहा है कि उसमें दूसरे समुदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर जो है काउंटर किया अमित शाह ने। साथ ही साथ ओवैसी उनको तो कागज फाड़ते हुए भी हमने देखा कि किस तरीके से जब वो अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने विरोध के स्वर में कहा कि एक तो मुसलमानों को उन्होंने कहा कि दोयम दर्जे की का नागरिक इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो बिल की जो कॉपी थी उसको उन्होंने फाड़ दिया वहाँ पे। उसके साथ उन्होंने बात अपनी खत्म की। हालाँकि संख्या बल सरकार के साथ था। जेडीयू टीडीपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की है, ये सभी सरकार के साथ थे और सरकार को संख्या की चिंता नहीं नज़र आ रही थी, साफ तौर पे ये दिख रहा था और जिसके चलते ये बिल पारित हो गया। आज देखना है राज्यसभा में किस तरीके से राज्यसभा में बड़े-बड़े नेता आप देखिए, विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेता वहाँ पे हैं। इधर सत्ता में भी सत्ता पक्ष की बात करें तो जेपी नड्डा जैसे वहाँ पे कई लोग बड़े-बड़े लोग हैं, जो यहाँ पे लोकसभा से मुझे ज़्यादा लगता है कि रोचक डिस्कशन आपको आज राज्यसभा में देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के पास संख्या है, इस बिल को पारित होने में कोई कहीं से कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। अच्छा मनीष, एक चीज और है कि खासतौर से कि वक्फ को लेकर के कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूरे मतलब एक करीब करीब उन्होंने 30 से 35 मिनट अपनी बात रखी थी और उसमें एक बात कही कि भाई देखिए कि जो धार्मिक जो मसले हैं, जो वक्फ से जुड़े हुए जो धार्मिक मसले हैं, उस पर हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है, उस तरह की कोई बातें ही नहीं है, वो बेसलेस बात है। सिर्फ और सिर्फ 2026 में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दल इस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर से आपको बता दें जो है कि आपने देखा भी होगा कि टीएमसी का ही कोई सांसद बीच में बोल रहा था, टोक रहा था, तो उन्होंने बोला कि अरे यहाँ जो है एक गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है, तो आप चर्चा होने दीजिए।
जहां तक पॉलिटिकल स्कोर की बात है तो वो हम बंगाल में आकर के उसको सेट करेंगे, उसको तय करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो सवाल ये है कि वक्फ को लेकर के क्या वास्तव में विपक्ष की तरफ से ये इस तरह का मतलब मैसेज किया जा रहा है कि सरकार किसी भी रूप में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर, खासतौर से मुसलमानों के मुद्दे पर वह हस्तक्षेप करना चाह रही है। तो देखिए विपक्ष अमित शाह का यही आरोप था कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है मुसलमानों वक्फ की संपत्ति जो है उस पे सरकार की नजर है, उसको हड़पने की कोशिश कर रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। यानी पिछली तारीखों से ये नया जो कानून बनने जा रहा है, ये बिल जब पारित हो जाएगा राज्यसभा से, ये पिछली तारीख से लागू नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। अभी तक जो स्थिति है, अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट है, जिस प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट है, उसी पे पिछली तारीख से ये कानून जो है वो लागू होगा। ऐसे वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उस पे ये उसमें रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू नहीं होगा। उन्होंने अमित शाह ने लोकसभा में ये आश्वस्त किया। साथ ही साथ आपने क्योंकि बंगाल की बात की, जिस समय अमित शाह भाषण दे रहे थे तो कल्याण बनर्जी उनको टोक रहे थे, जिसपे अमित शाह ने कहा भी कि वकील साहब बैठ जाइए, इस तरीके का उन्होंने कहा भी। तो कल्याण बनर्जी उनको टोक रहे थे जिस समय उनका भाषण चल रहा था। और साफ तौर पे अमित शाह ने यही कहा कि क्योंकि आपको पता है अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है वो सबसे बड़ा वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का माना जाता है। और कहीं ना कहीं अमित शाह चुनौती भी दे रहे थे क्योंकि उनको बड़ी तैयारी करनी है। आपको याद होगा पिछले 2021 में भी अमित शाह पूरे जोर शोर से बंगाल विधानसभा चुनाव में लगे हुए थे। तो अगले साल भी उनके सामने बड़ी चुनौती है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके जरिए भ्रम फैलाने की टीएमसी कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने चुनौती दी कि वो कामयाब नहीं होंगे और 2026 में जो है उन्होंने बताया कि हम बंगाल में टीएमसी को जरूर चुनाव में सबक सिखाएंगे। मनीष, मेरा दूसरा सवाल मनु आपसे है कि अभी आपने खबर भी की है कि किस तरीके से वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है और ये तमाम सारी चीजें, तो उसको बताने के पहले ओवैसी जो बार बार कहते हैं कि यहाँ पे यह सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे की तरह ट्रीट कर रही है, तो क्या आपको पिछले 2014 से ही अगर बात करें, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब वो कहते हैं कि यह सरकार मुस्लिमों को दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पे व्यवहार कर रही है, तो वो 2014 की बात करते हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार सत्ता में आई थी। तो 2014 से लेकर के आज की तारीख में क्या कोई ऐसी घटना घटी जिसमें ऐसा लगा हो कि मुसलमानों को दोयम दर्जे के तौर पर ये सरकार ट्रीट कर रही है? मतलब आपके जेहन में कोई चीज, कोई घटना याद आती हो? हाँ देखिए ललित, थोड़ा नेटवर्क के इश्यू की वजह से मैं पहले चीजें नहीं सुन पाया कि क्या चीजें हुई हैं, क्या बातें कही गई हैं। लेकिन सरकार ने संसद में देश के सामने ये बताने की कोशिश की है कि सरकार और जो वक्फ बोर्ड है वो जो है मस्जिद समेत किसी भी धार्मिक संस्था के कामकाज में दखल नहीं देगा। तो फिर ये बिल क्यों लाया गया? इसकी जो सरकार ने वजहें बताई हैं, खासकर मध्य रात्रि को, वो बहुत दिलचस्प है और वो पर्याप्त वजह हैं ये समझाने के लिए कि ये बिल क्यों लाया गया है। इसका मुख्य जो मकसद दिख रहा है वो प्रॉपर्टी वाला मामला है। जैसे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने कुछ संपत्तियों का ब्यौरा रखा। जैसे उन्होंने कहा कि जो कुल स्कूल हैं जो इसमें आते हैं, वक्फ संपत्ति में आते हैं, उनके पास जो चैरिटेबल पर्पज से लिए हैं जो काम के, कि 1389 एकड़ उनके पास जमीन है स्कूलों के नाम पे, और वेलफेयर में जो इस्तेमाल हो रही है वो 0.037% हो रही है। ये उन्होंने बताया, देश को बताया। मदरसे का जो जमीन, जो जितनी जमीन मदरसों के पास है, मतलब वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ के पास जो जमीन है वो 4710 एकड़ के लगभग जमीन उन्होंने बताई है। और उनका दावा है कि ये इसका इस्तेमाल जो है वेलफेयर में, मतलब पब्लिक हित में, जन कल्याण में, वेलफेयर में महज 0.12% हो रहा है। ये उन्होंने चैरिटेबल प्रॉपर्टी की बात की जो इनके पास है।
वक्फ बोर्ड के पास। इसी तरह कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज का उन्होंने जिक्र किया है कि इनके पास जो कृषि भूमि है वक्फ के पास, वो करीब 6,27,800 692 एकड़ के आसपास जमीन है, कृषि भूमि है, लेकिन इस्तेमाल केवल वेलफेयर में इस्तेमाल केवल 16% साफ जमीन का ही हो पा रहा है परसेंट का। इसी तरह जो बिल्डिंगे हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंगे हैं, वो करीब 5,994 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं, वो इमारतें हैं वक्फ के पास, और इस्तेमाल हो रहा है महज 0.1%। ये जन कल्याण की बात उन्होंने कही है। इसी तरह उन्होंने ईदगाह के भी का भी डेटा दिया कि भाई 2,85,256 एकड़ में ईदगाह है वक्फ के पास, और उनका वेलफेयर जो जो जन कल्याण में इस्तेमाल महज 7.6% ही हो पा रहा है। तो ये डेटा रखने का मतलब ये है कि सरकार ये बताना चाह रही है कि ये जो बिल है ये उन संपत्तियों के रख रखाव की बात है कि वो जन कल्याण में इस्तेमाल हो। ये जो वक्फ के नाम पे जो संपत्तियां हैं उनका इस्तेमाल सही हो, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। इसीलिए जो सिस्टम इसमें दिया गया है कि डिप्टी कलेक्टर को जो है वो इसमें ताकत दी गई है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे करेगा, और उसमें जो है जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। और वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव किया गया है। इसी तरह के जो है जो ट्रिब्यूनल है वक्फ ट्रिब्यूनल, उसके फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये जो बदलाव किए गए हैं ये समझाने के लिए है कि ये कितने जरूरी थे, इसीलिए सरकार बार बार डेटा के साथ सामने आ रही है। तो इसलिए वो जो आरोप लगते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये जो है मुसलमानों का अहित कर रहे हैं, तो सरकार ने उस पॉइंट पे ये डेटा रखा है कि ये देखिए ये स्थिति है और हम इसमें सुधार करना चाह रहे हैं, मुसलमानों के ही हित में इसे सुधार करना चाह रहे हैं। जी रंग। मनु जी, हमारे बीच में शायद ललित जी लगता है उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू आया होगा, और जिस कारण वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं इसमें ये भी पूछना चाह रहा था, क्योंकि अमित शाह, उनका भाषण बहुत तल्खी भरा था। क्योंकि वो अपने दो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। एक तो आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, और अगले साल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, और ये दोनों ही राज्य जो है वहां पे बड़ी संख्या में मुसलमान जो वोट है, जो अल्पसंख्यक वोट है, वो दोनों ही रीजनल पार्टियां आरजेडी को इसी मायने रखती है। साथ ही साथ अमित शाह को याद होगा कि उन्होंने लालू यादव का भी बयान का याद दिलाया कि किस तरीके से 2013 में जिस समय यूपीए सरकार संशोधन बिल लेकर आई थी, तो लालू यादव ने कहा था कि किस तरीके से पटना की जमीनों को जो है ये वक्फ जो बोर्ड है वो कब्जा करती आ रही है। तो इसपे क्या लगता है आपको, क्यों अमित शाह को इतना लालू यादव के बयान का भी याद दिलाना पड़ा? देखिए, इस वक्फ संशोधन बिल का जो सबसे पहला जो लिटमस टेस्ट होना है, या सबसे पहले जो इम्तिहान होना है, वो होना है बिहार में। इम्तिहान बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी का वोटर क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बाकियों को फंसा दिया, बाकियों को, खासकर अपने जो सहयोगी है नीतीश कुमार, उनको फंसा दिया है। चंद्रबाबू नायडू तो खैर अभी सेफ है, क्योंकि उनके यहाँ भी उनकी सरकार चल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, तो नीतीश कुमार को उन्होंने फंसा दिया है। मजबूरी से ललन सिंह को जो है कहना पड़ा कि भाई ये तो मुसलमानों के हित में है। अब हित में कैसे है, ये वो उस तरह से दलील नहीं दे पाए हैं, उस तरह समझा नहीं पाए हैं। तो जो अमित शाह जी ने कहा है, वो तो उन्होंने अपना गेम खेल दिया है। उन्होंने अगर लालू यादव की जिक्र किया है तो उन्होंने गेम खेल दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार अब किस मुंह से क्या जवाब देंगे? हालांकि उनके पास जो है, जब से वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं, मुस्लिम वोट का भरोसा टूटा है उनको लेके, जब वो आरजेडी के साथ होते थे। तो जी, एक सवाल और है कि क्या मतलब वक्फ बिल जिस तरीके से लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा में जो नंबर गेम है वो करीब करीब एनडीए के फेवर में है, तो राज्यसभा से भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब क्या है कि इसके बाद वो प्रेसिडेंट को एक्सेंट के लिए जाएगा, जो है फिर उस पर सहमति देंगे और फिर वो अधिनियम के तौर पे सामने आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि 2026 में जिन विधानसभाओं में इलेक्शन होने, खासतौर से आपका मतलब अभी तो 2025 में आपका बिहार में ही होगा, 2026 में तमिलनाडु में है, फिर बंगाल में है, तो आपको लगता है कि ये पोलराइजेशन, मतलब आने वाली जो राजनीति है उसमें पोलराइजेशन को एकदम स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे
वो चीज देखने को मिलेगी कि पूरा जो समाज है वो दो ध्रुवों में बट गया। और इसमें क्या है कि दोनों ग्रुप को फायदा है कि एक ग्रुप बार बार ये कहेगा जो है कि भाई देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय, हमारा जो मोटो है हम उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरे दल कहेंगे, विपक्षी दल कहेंगे कि देखिए ये टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनकी संपत्तियों को लूटा जाएगा। तो यानी कि एकदम स्पष्ट तौर पे दो ध्रुव जो आपको बटते हुए क्या नजर आ रहे हैं? जी जी, ये वही मैं कह रहा था कि ये जो जो ध्रुवीकरण है, दो ध्रुवीय होगा। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि लालू का जिक्र किया है, तो देखिए बिहार में बीजेपी ने तय कर लिया है कि हमारा मुकाबला आरजेडी से है। अब उसमें पिसेंगे नीतीश कुमार या बाकी लोग, जो मुस्लिम वोट है उनका वो किस तरह भरोसा जगता है वो अलग है, लेकिन अमित शाह ने क्लियर कर लिया है कि बिहार में हमारी लड़ाई आरजेडी से है। तो और आरजेडी को भी पता है कि ये जो इन्होंने दांव छोड़ा है उससे जो है मुसलमान वोट जो ध्रुवीकृत होगा वो आरजेडी की तरफ होगा। इसी तरह बंगाल में जो कल्याण बनर्जी जी का जो भाषण सुन रहा था, तो वो क्लियर जो है वो सरकार को वो इसके खिलाफ खड़े थे, इस वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे। तो उनका भी क्लियर था, उनका एजेंडा भी क्लियर था। तो वहां पे भी दो ध्रुवीय लड़ाई में क्लियर है कि जो है बीजेपी और टीएमसी, तो यही मुकाबला बनाना चाह रही है बीजेपी। तो इसलिए अगले साल जो चुनाव होगा बंगाल में होना है या अभी बिहार में होना है, तो ये ध्रुवीकृत जो है वो चुनाव तय है जिस तरह से लग रहा है। इसमें नुकसान किसको होगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी। जैसे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार है, वो क्या अपना जो उन्होंने अभी लोकसभा में स्टैंड रखा है उनकी पार्टी ने, वो चुनाव में कैसे उसे फेस करेंगे, वो उनके लिए बड़ा चैलेंज है। बंगाल में तो क्लियर है, ममता की पॉलिटिक्स क्लियर मनु है, बीजेपी मनु की इस पॉलिटिक्स क्लियर है। सवाल का जवाब मनी इससे भी लेना बहुत जरूरी है कि मतलब पूरी बिहार की पॉलिटिक्स को देखिए तो वहां पे क्या होता था जो है कि अल्टीमेटली जो माई समीकरण है मुस्लिम यादव, तो वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ इंडिकेशन उसका था। आरजेडी मतलब एमवाई मतलब आरजेडी, ये सामान्य तौर पे। और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स रही है, बात सच है कि उसमें मतलब बिहार पे जो लोग नजर रखते हैं वो भी कहते हैं कि मुसलमानों का एक वर्ग उनको देता है, लेकिन उस तरीके से मुस्लिम वर्ग नीतीश कुमार के साथ कभी गया नहीं। तो अगर मान लीजिए कि अगर खाली बिहार को ही एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें और इसके असर को देखें या बात करें, तो मनीष, क्या आपको लगता है कि वास्तव में नीतीश कुमार ने जो सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पार्टी के एक दो बड़े नेताओं ने कहा जो है कि देखिए क्या है कि नीतीश जी ने किस हिसाब से ये फैसला कर दिया वो तो अलग बात है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि रात होते होते शायद नीतीश कुमार जो है उससे पीछे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो एकदम साफ हो गया। जबकि ललन सिंह एकदम स्पष्ट तौर पे खुल करके वक्फ बिल के समर्थन में बोले कि भाई देखिए वक्फ से किसी को खतरा नहीं है, मुसलमानों को तो एकदम खतरा नहीं है, कुछ लोग बरगला रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मतलब वक्फ बिल जब पारित हो जाएगा राज्यसभा से भी, जब वो कानून के तौर पे आ जाएगा, तो क्या उसका कोई असर आपको बिहार की राजनीति में, खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर के उनकी राजनीति पर कुछ असर आपको दिखेगा? ललित जी, इसमें दो बातें मैं जोड़ूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि जब अमित शाह ने कल लालू यादव के 2013 के बयान का याद दिलाया, तो उनका साफ तौर पे संकेत था कि जब लालू यादव ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो जमीन पे कब्जा कर रहा, तो भाई आपको क्या आपत्ति है, आज विपक्ष को क्यों आपत्ति है? तो वो लालू के बयान, क्योंकि लालू और बीजेपी, अमित शाह बिल्कुल दो ध्रुव है, और अमित शाह लालू को कोट कर रहे हैं संसद में, तो ये बड़ी बात हो जाती है। और जब आपने बात किया नीतीश कुमार की, तो आपको याद होगा कि 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आज से नहीं है, 90 के दशक से हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय उनके साथ हुआ करते थे। 2005 में मुसलमानों ने, लालू यादव जब वहां चुनाव हारे, उनकी पार्टी चुनाव हारी, तो मुसलमान जो है उस समय नीतीश कुमार को उन्होंने वोट किया था। उनके दल में कई नेता मुसलमान बड़े बड़े नेता थे। तब उस समय बीजेपी एग्रेसिव नहीं थी, तब ये बीजेपी मोदी अमित शाह की मोदी नहीं थी। तब हम मॉब लिंचिंग जैसे जिस तरीके से वीएचपी एक्टिव है, इस तरीके की चीजों को हम नहीं देखते थे। तब बीजेपी एक सॉफ्ट बीजेपी, आडवाणी की बीजेपी थी, सुषमा स्वराज की बीजेपी थी, अरुण जेटली की बीजेपी थी, और अरुण जेटली तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे। तो लेकिन आज के तारीख में क्या है, नीतीश कुमार की जो हम स्वास्थ्य का जो हालत देख रहे हैं, जो जैसे विजुअल्स टीवी पे हमें देखने को मिल रहा, उसमें है कि आज जेडीयू चला कौन रहा? जेडीयू चला रहे संजय झा, जो राज्यसभा सांसद है। जेडीयू चला रहे हैं ललन सिंह,
जदयू चला रहे हैं अशोक चौधरी, और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनको अब उस तरीके का है नहीं जिससे जो पार्टी को उस गति दे सके। तो कहीं न कहीं आज जो जेडीयू का अग्रिम जो पंक्ति के जो नेता है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा खड़े नज़र आते हैं। नीतीश कुमार कोई फैसला उस तरीके से ले नहीं सकते जो आज जो विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। तो इस समय जो बिहार में हालात है, तेजस्वी यादव, उनको पता है कि एमवाई वोट तो उनके साथ है, मुस्लिम यादव का वोट है, लेकिन जो दलितों का वोट है, जो नीतीश कुमार के साथ है, उनकी कोशिश है कि किस तरीके से बिहार में लाया जाए। अपने ज़ाहिर पाले में तौर पर, लाया और जाए। अब जो वोट बैंक है मुसलमानों का, इस वक्फ बोर्ड के बिल के पास होने के बाद, वो और इंटैक्ट होता है आरजेडी के साथ, जिसका खामियाजा जो है वो जेडीयू के पास जो कुछ परसेंट ज्यादा होगा वो भी शायद छिटक जाएगा। इसका निश्चित तौर पे फायदा आरजेडी को देखने को मिलेगा। तो बिहार चुनाव में भी इसका जो आज जो बिल ये पारित हो जाएगा, इसका खामियाजा बीजेपी को और जेडीयू गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन इसी मनु में मैं हाँ, इसी में मैं जोड़ देता हूँ अभी जब जो है ये उभार पे था ये वक्फ बिल, तो उससे पहले जो है वहां पे हलचल देखी गई, खासकर जो नीतीश कुमार के जो मुस्लिम चेहरे हैं, एमएलसी गौस साहब, गुलाम गौस है क्या नाम है उनका, वो जो है जी 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 जी। हाँ, ईद के मौके पर एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था वो ईद के बहाने या ईद की आड़ में कह सकते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंच गए, हाँ, उनसे मिलने पहुंच गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अनिश्चितता है, आज जेडीयू के भीतर किस तरह की हलचल है, खासकर जो मुस्लिम चेहरे हैं उनको लग रहा है कि अब जवाब क्या देंगे हम, तो अपने ठौर ठिकाने ढूंढे जाने लगे हैं चुनाव से पहले। तो जो आप मनीष जी ने बताया, जैसे लालू का जिक्र किया उन्होंने, अमित शाह जी ने, तो इससे जो है दो ध्रुवी चुनाव हो सकता है, मतलब जो है सीधे सीधे कि आरजेडी बनाम बीजेपी। तो ये जो गौस ने लालू की तरफ देखा है, तो ये हो सकता है कि निकट भविष्य में वो पाला बदल लें। तो ये इससे जो है वक्फ संशोधन बिल से क्या चुनाव होने वाला आगे, उससे एक अंदाजा तो लगता है जो हलचल हुई है इससे पहले। लेकिन यहाँ पे मनीष एक सवाल ये भी होता है कि जैसे क्या है कि मान लीजिए कि एमवाई समीकरण की आप बात करिए, क्योंकि अल्टीमेटली वक्फ बिल जब मतलब कानून बन जाएगा, तो कानून बनने के बाद पहला कोई सूबा जो कि इलेक्शन में जा रहा है, वो आपका बिहार ही है। और बिहार में इलेक्शन होगा, आप जानते ही हैं कि वहां पे जिस तरीके से बिहार में डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करते हैं, लेकिन बात यह सच में है कि कास्टिज्म का जो इशू है वो आज भी वहां पे बहुत ही गहरी जड़ जमाए हुए है। उसको कोई भी दल, क्योंकि बार बार कहते हैं कि भाई ठीक है, विकास करना तो हमारी मजबूरी है कि करना ही है, लेकिन हकीकत है कि केवल विकास के नाम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। अब क्या है कि जब ये वक्फ कानून की बात आएगी, और इसमें एक बड़ी चीज और मतलब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कहावत भी है, कहा भी जाता है कि वो परसेप्शन बनाने में बहुत ही माहिर आदमी है। वो जमीनी तौर पे वो इस तरीके से इसको पेश करेंगे कि आप ये देखिए कि देश की जो 18% के आसपास अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज आबादी देखी जाए, मुस्लिम आबादी जो है, जो करीब करीब स्टेट्स में भी करीब इसी के आसपास रहती है, तो उसको लेकर के कुछ खास दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन ये कि हम तो भाई सबको साथ लेकर के सोच रहे हैं, और खासतौर से मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई वक्फ बोर्ड क्या करता था, वो गरीबों की जमीनों को कब्जा कर लेता था, दान के नाम पर गरीब की जमीन को कब्जा, और उसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करता था, वो मुस्लिम भाई ही करते थे। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी रूट पे, जमीन पे जाके इस बात को समझाएगी और मुस्लिम बिरादरी में समझाएगी कि आप देखिए कि अल्टीमेटली आपको तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि कोई बहुत खास असर आरजेडी वहां पे नहीं दिखा पाएगी, मतलब इसको अपने पक्ष में नहीं बना पाएगी? तो आपको कल अमित शाह जिस समय लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। एक तो कहा कि जिस समय अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात हुई, तो कहा गया, इसी नेताओं ने कहा कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन भी गया है, कहीं आपने देश में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं देखा होगा। दूसरा उन्होंने कोट किया कि कश्मीर में धारा 370 का खत्म किया जाना। आज कश्मीर में वहां पे उमर अब्दुल्ला की सरकार शांतिपूर्वक चल रही, उन्होंने कहा कि आतंकवाद भी खत्म हो चुका है। तीसरा उन्होंने सीए का हवाला दिया। आपको याद होगा सीए के जो संशोधन कानून जो संसद में पारित हुआ, उसके बाद किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी हमने विरोध प्रदर्शन देखा। तो उन्होंने कहा कि एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता गई हो सदन में, कोई व्यक्ति हमें बता दे, किसी की नागरिकता नहीं गई।
तो इन बातों को दलील रखते हुए उन्होंने कहीं न कहीं ये भ्रम जो है, ये जो फैलाने की विपक्ष कोशिश कर रहा कि अल्पसंख्यक को बीजेपी टारगेट कर रही है, तो ये बयान, ये 3 बातों को कोट करके जो है उन्होंने कहा, और बोले, उन्होंने ये भी कहा कि ना कि हर धर्म का व्यक्ति इस देश का नागरिक है, इस देश का जो भी धर्म का नागरिक है, वो मेरा नागरिक है और उसकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। तो ये कहीं न कहीं अमित शाह इस बात को धूमिल करते हुए नज़र आए। विपक्ष का जो आरोप था, जो भ्रम फैलाने की जो वो बात कर रहे हैं कि विपक्ष ये भ्रम फैला रहा, तो उससे उन्होंने काट तो निकाल लिया। आपने कहा बिहार का, तो बिहार में देखिए, बिहार में जब चुनाव आएगा ललित जी, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ मुस्लिम वोट बढ़ गया था। पूरा मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ गया नहीं, 5 विधायक ओवैसी के आए। बाद में भले ही वो उसमें से 4 हाँ, विधायक आरजेडी चले गए। तो जी। मुस्लिम खुद कितना एकजुट हो पाते हैं बिहार में, ये एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। और जैसा आपने कहा कि गरीब मुसलमान का ज़मीन वक़्फ हड़प लेता था। तो क्या गरीब मुसलमान, क्या ये बार-बार बीजेपी पसमंदा मुसलमानों की बात कर रही है, तो क्या वो उनके कुछ वोट को छिटकाने की कोशिश करेगी? क्या उनको फ़ायदा मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में आरजेडी के लिए चुनौती इस समय जनसुराज है, प्रशांत भूषण की पार्टी, जो वो भी मुसलमानों की बात कर रही है, और ओवैसी अगर चुनाव जाके लड़ते हैं, तो मुसलमानों का वोट में अगर ध्रुवीकरण बढ़ जाता है, तो शायद आरजेडी के लिए मुश्किल वहाँ पे पैदा हो सकता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जातिगत जनसंख्या जो हुआ है, इसलिए तेजस्वी यादव जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, वो जातिगत जो जनसंख्या हुआ था, उसके जो नतीजे हमने सामने आए थे, उसके हिसाब से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यही है अगले विधानसभा चुनाव में। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे वक़्त, जो अधिनियम जो नया पारित हो जाएगा, लोगों के दिमाग से ये उतर जाएगा, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा, लेकिन मुख्य तौर पे बिहार में जातिगत जनसंख्या और बिल्कुल उस तरीके से ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही चुनाव होंगे। अच्छा मनु, आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी आई, जिसमें मतलब लोकसभा के बाहर अखिलेश यादव हैं, जगदम्बिका पाल भी हैं, और उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, और वापस में लोग कुछ गुफ्तगू भी किए, और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी लिखा, ठीक है सदन के अंदर जो है जो बातें होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कि सदन के बाहर जो है सामंजस्य जो है बना रहे, सौहार्द बना रहे। उसमें एक चीज आई जो है कि जगदम्बिका पाल ने कहा जो है कि लुटियन, जैसा कि मनीष भी जिक्र कर रहे थे 123 प्रॉपर्टी के, कि लुटियन जोन में 123 प्रॉपर्टी जिसको डी नोटिफाई कांग्रेस ने किया, और डी नोटिफाई करने के बाद वो वक्फ को दे दिया। तो उसपे जगदम्बिका पाल का यही कहना था कि अल्टीमेटली विपक्ष के लोग किसको बरगला रहे हैं, मतलब पब्लिक को बरगला रहे हैं। 1911 के आसपास जो है, जब दिल्ली ट्रांसफर हुई कोलकाता से राजधानी, और उसके बाद अंग्रेजों ने नई लुटियन जोन को बसाना शुरू किया, तो उन्होंने बकायदा जो है उसको कंपनसेट किया जिनकी जमीनें लेती, और 1970 में वक्फ ये कहना शुरू कर दिया कि वो 123 प्रॉपर्टी हमारी है, मतलब 1970 में। और एक रूल है इसमें कि जब कोई भी जमीन डी नोटिफाई हो जाती है, डी नोटिफाई करके सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, तो फिर उस जमीन को सरकार किसी दूसरे को दे ही नहीं सकती। तो इसी चीज को लेकर के वो घेरेबंदी कर रहे थे। तो यहाँ पे मनु, ऐसा नहीं लगता जो कि कांग्रेस जो बार बार सरकार को घेरने का काम करती है हर किसी विषय पे, वो खुद न खुद अपने इतिहास में जो भी कुछ उसको भूल कह लीजिए या कोई मतलब रणनीति कह लीजिए, उसमें वो फंसती हुई नजर आती है। हाँ ललित जी, जैसे आपने अभी कहा ना कि वो भ्रम फैलाया गया है, ये तो मैं कल लोकसभा की कार्यवाही देख रहा था, तो उसमें ये बातें बीजेपी की भी कही जा रही है, मतलब विपक्ष की ओर से, खासकर जो उपनेता हैं कांग्रेस के गौरव गोगोई, उन्होंने कई पॉइंट ऐसे रखे कि बीजेपी इसके जरिए भ्रम फैला रही है। जैसे उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अभी हाई कोर्ट के पास मतलब को दखल देने की पावर नहीं थी इसमें, लेकिन उनका दावा है, उन्होंने कल लोकसभा में कहा है कि 2013 में संशोधन के बाद ये पावर हाई कोर्ट के पास थी। अब ये इसमें सच्चाई क्या है ये तलाशना पड़ेगा, लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा सदन में कहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि बीजेपी ने अपने ट्रैप में सब चीजों को ऐसा घुमा दिया है कि एक बड़ा ट्रैप है ये, तो उसमें कांग्रेस के पास तो फिलहाल तो कोई ऐसा हथियार नहीं है या कोई ऐसी वजह ही नहीं कि वो उससे निकल जाए, क्योंकि ट्रैप बहुत बड़ा बिछाया गया है और इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां फंसी हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, पॉलिटिकल ट्रैप है। अब इससे ये कैसे उभरेंगे, ये बड़ा चैलेंज होगा। खासकर इसकी परीक्षा तो अभी हो ही जानी है चुनाव में, और बिहार चुनाव में तो उसका पहला टेस्ट हो जाएगा कि जो ये संशोधन बिल है
ये किस तरह से पॉलिटिकली रिएक्ट करता है, किस तरह से जो है पे करता है पॉलिटिकली, बीजेपी को किस तरह से पे करता है और बाकी लोगों को किस तरह से पे करता है? मनीष जी, आज अब राज्यसभा में जब 1 बजे के करीब बिल को टेबल भी किया जाएगा, फिर उस पे चर्चा भी होगी, मतदान भी होगा, तो मतलब गहमा-गहमी को लेकर के किस तरह की आप तस्वीर जो इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर आपको देखने में मिलेगी? या कुछ ज़्यादा आक्रामक तरीके से नेता अपनी बात को रखेंगे या लोकसभा से तेवर थोड़ा-सा ढीला रहेगा? नहीं, मुझे लगता है ललित जी की लोकसभा से ज़्यादा बेहतर जो है डिस्कशन आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा में बहुत मँझे हुए लोग हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता, सभी पार्टियों में बहुत अच्छे-अच्छे वक्ता हैं। आपको अब जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो खैर नेता सदन ही है राज्यसभा के। साथ ही साथ दूसरे कई नेता वहाँ पे मौजूद होंगे। बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि बहुत अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं। अब पार्टी ने किसको-किसको वहाँ पे मौका देने जा रही है, ये मैं इस समय आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इधर जयराम रमेश है, दिग्विजय सिंह है। इधर देखना होगा कि पार्टी कांग्रेस किसको, लेकिन संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह पे आपको नज़र रखनी चाहिए। आपको आरजेडी के जो नेता हैं, उन पे नज़र रखनी चाहिए। वो मनोज झा। उनका अच्छा भाषण देखने को मिलेगा। टीएमसी यहाँ भी आपको आक्रामक बहुत नज़र आएगी, क्योंकि टीएमसी के डेरेक ओब्रायन से लेके सागरिका घोष जैसे नेता उनके पास हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा से ज़्यादा बेहतर जो चर्चा है, इस अधिनियम को लेकर मुझे राज्यसभा में उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। मनु, आपको कैसे लग रहा है कि किस तरीके का मतलब तीखे बोल, तीखे तेवर, ये सारे? मनीष जो बात कह रहे हैं कि राज्यसभा में ज्यादा बेहतर चर्चा देखने को मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ, और पढ़े लिखे लोग, बहुत लोग हैं वहां पे। संजय झा, आप कुछ कह रहे थे, शायद कहना चाह रहे थे कि वो शायद मनोज झा जो उनके मनोज हैं झा। आरजेडी के। जी, जी, हाँ, आरजेडी। मनोज झा। तो वो, हाँ हाँ, तो वो एक अच्छा तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन लोकसभा से बिल पास होने का जो कॉन्फिडेंस है, वो उसमें सरकार जो है अपर है, मतलब वहां से जो पास हो गया है बिल, तो उससे जो है सरकार जो है चढ़ के खेलेगी, जैसे कह सकते हैं। तो इसलिए चर्चा अच्छी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार का जो कॉन्फिडेंस है, हालांकि लोकसभा में बहुत दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन बहुत करीबी, मतलब नजदीकी मामला है, मतलब 242 और 84 ऐसा कुछ आसपास है, तो मतलब ठीक है। लेकिन राज्यसभा में तो बहुत क्लियर है। फिर भी जो लोकसभा का जो कॉन्फिडेंस है, जो बिल पास होने का जो कॉन्फिडेंस है, जो वहां चीजें जो कह चुके हैं, सरकार जो बता चुकी है कि ये बिल लाने की क्या वजह है, वो सरकार मैसेज क्लियर कर चुकी है। बीजेपी से अब घर घर पहुंचाएगी या जमीन तक पहुंचाएगी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है कि अपनी बात वो सारा फैला चुके हैं, और वो जो है उनको जो है राज्यसभा में इसमें मददगार होगा, वो जो चीजें कल हो चुकी हैं। तो वहां से आगे खेलना है उनको आज राज्यसभा में, जो लोकसभा में हो चुका है उससे आगे के खेलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज। तो जैसा कि हम मुझे लोगों ने इसमें देखा ललित कि जी मुझे हाँ, इसमें एक बात बताइए। जोड़ना है कि देखिए, राज्यसभा में जब चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा से पारित हो गया, अब देश ने ये देख लिया कि इस बिल को भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन-कौन पार्टियां खड़ी थी। उसमें जेडीयू दिख गया, उसमें टीडीपी दिख गए, उसमें चिराग पासवान दिख गए। तो बाकी जो विपक्षी दल है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, ये सब इन पार्टियों को विलेन बनाने की कोशिश करेगी कि यही ये दल है जिनके कारण सरकार जो है इतनी आसानी से, नहीं तो सरकार के पास उनके तो 240 से भी कम आप लोकसभा में सांसद हैं। तो ये जो सरकार के पास जो ये बल आ रहा है, संबल आ रहा, ये इन दलों के चलते हैं। तो कहीं न कहीं इन दलों को पूरे विलेन को टारगेट पे लिया जाएगा और इनको वही हम देखेंगे राज्यसभा में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला-जुला करके राज्यसभा में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चर्चा किस तरीके से किस मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि राज्यसभा में जो नंबर्स हैं वो एनडीए के फेवर में ही हैं। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष को कोई परेशानी नहीं है कि बिल पारित नहीं हो पाएगा, और चूंकि लोकसभा से बिल पारित हो चुका है, राज्यसभा से पारित होने के बाद एक औपचारिक कोरम ही रह जाएगा कि वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, फिर वो कानून के शक्ल में आ जाएगा। और इन सब के बीच जो बहस का दौर है, और सदन के बाद जब सदन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, तो सड़क पर उसके बाद विपक्षी दलों ने एकदम कल ही तय कर दिया है कि भाई ये लड़ाई जो है केवल सदन में नहीं बल्कि सड़क पे भी लड़ेंगे और अदालत में भी लड़ेंगे। यानी कि विपक्ष ने भी अपने इरादों को साफ कर दिया है कि लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सरकार ने अपने इरादे को साफ कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका न्याय, जो मूल मंत्र है हमारी सरकार चलाने का, उस मूल मंत्र पे हम आगे
बढ़ रहे हैं और कोई भी समझौता भारत के हित में जो होगा, वो भारत के खिलाफ अगर कोई बात करेगा जो है, तो उसको हम कभी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष आपका धन्यवाद और मनु आपका भी धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और साथ ही देश.federal.com पर आप खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार।